बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम लेके आ गए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जर्नल। ना सिर्फ ये आपको 11th में काम आएगा, बल्कि अगर आप 11th सीबीएसई से हैं, सीएचएसई यानी स्टेट बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, और ये 11th ये जो जर्नल चैप्टर है जीवन भर काम आने वाला है। यूं कहें कि यहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही थी। तभी तक आपने जो भी पढ़ा, चाहे बेसिक टर्म्स वगैरह हो, इक्वेशंस हो, वो एक सेकेंडरी पार्ट था, जस्ट नॉलेज को बिल्डअप कर रहे थे। यहां से रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर किसी का जर्नल पे बहुत अच्छा कमांड है तो उसकी अकाउंटिंग पे कमांड बन जाती है। तो डोंट वरी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, स्टेप के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम बेस को बिल्डअप करेंगे और स्लो स्लो मूव करेंगे जर्नल चैप्टर के अंदर। इसके पहले आपको बता दूं कि जर्नल चैप्टर बिल्कुल हड़बड़ा के, बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ना, बहुत स्लो प्रोसेस में जाना, बिकॉज में बेस बिल्डअप करनी है। ये चैप्टर में कमांड हो गया ना, आई बिलीव यू, आई गारंटी यू कि तुम्हारा अकाउंट्स में बहुत 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 अच्छा कमांड होगा। सी जर्नल के बाद ही इसी पे बेस्ड है लेजर लेजर बेस्ड ट्रायल बैलेंस, तो सब इंटरडिपेंडेंट है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन द टुडेस चैप्टर। इसका नाम मैंने क्या बताया, जर्नल। उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं इस फैमिली से, और थैंक ऑल ऑफ यू कि हम बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। आप सबका बहुत प्यार है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। सो दिस इज माय क्वालिफिकेशन फॉर दोज हु हैव जॉइंड रिसेंटली दिस फैमिली। आई एम बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमफिल, नेट क्वालिफाइड, सीए, सीएस। I have teaching experience of more than 18 years. So let's begin today's chapter that's called journal. देखो बच्चों, सबसे अगर मैं पहले बात करूं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, याद करो जब हमने अकाउंटिंग की मीनिंग डिस्कस की थी, तो वहां पर मैंने तुम्हें 7 स्टेप्स बताए थे, याद है ना, आईएमआरसी वाला। यस सर। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग के 7 स्टेप्स होते हैं। और जो सबसे पहला स्टेप था दैट इज वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। याद आया ना? यस सर, यस आई नो। लाल बाल गोपाल, तुम सब बहुत चैंपियन हो। दूसरा जो हमने याद किया था और डिस्कस किया था, याद करो, दैट वाज एम फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये दोनों चीजें ऑलरेडी एकेडमी में हमने सीख ली हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, सॉरी थर्ड है प्रिपरेशन वाउचर्स, एंड हम जो स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है। देन आता है क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब हमने कुछ डिस्कस किया था, है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम आज बेसिकली ये रिकॉर्डिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि यहां से हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो एक बार हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो, अगर मान लो अगर ये तुम्हारा एक बिजनेस है, इस बिजनेस में हम दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एंटर करते हैं, है ना। मान लो ये बिजनेस है, किसका बिजनेस है, हम मान लेते हैं ये चिंकी का बिजनेस। चिंकी याद है ना, हमारी फेवरेट कैरेक्टर है। हम बहुत सारा हमने सामान मान लो परचेज किया, और ये रेगुलर फ्रिक्वेंट बेसिस पर सामान परचेज करते हैं। हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट किए होंगे, हमने कुछ सेल किए होंगे, सेल में कैश सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा, हमने कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस पे किए होंगे। तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था, याद करके रखना पॉसिबल नहीं है। यस और नो, पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही बच्चों, जो स्टूडेंट होता वो तो बाय डिफॉल्ट गजनी होता। गजनी याद है ना, आमिर खान 15 मिनट से भूल जाता था। तो हम लोग सारे स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और ह्यूमन ब्रेन का ये बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा फीचर है कि हम भूल जाते हैं। सब कुछ याद हो तो हम पागल हो जाएंगे। सो व्हाट इज बेस्ट कि हम इन सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह लिख। अब जब लिखना है तो कहां लिखोगे, दीवार पे लिखोगे नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं तुमको सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन्स को लिखना पड़ेगा। जहां पर इन ट्रांजेक्शन्स को हम लिखते हैं ना, जहां पर इन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। इस बुक का नाम है, दिस बुक इज कॉल्ड एज जर्नल। इस बुक को ही हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। सो थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, जर्नल जो वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, डेराइव फ्रॉम
और फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम बोलते हैं जॉर, वहां से निकला है, जिसका मतलब होता है विच अ डे, एक दिन। यानी कि अगर मैं इसे बोलूं, इससे बना क्या कि जर्नल एक ऐसा बुक है, बुक ऑफ अकाउंट्स है, जहां पर हम डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन, जो डे टू डे में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन को यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देखो, तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो जो तुम स्कूल कॉलेज जाके डेली बेसिस में लेक्चर के जो नोट्स बनाते हो वो डेली बेसिस बनाते हो, है ना। सिमिलरली बिजनेस में भी जो वेरियस ट्रांजेक्शन होते हैं, उसी दिन उन ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया जाता है, और उस बुक में जहां ये लिखा जाता है ना, उस बुक को बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन क्या है, और जर्नल क्या है, एक डेट वाइज रिकॉर्ड है। और याद रखना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जर्नल डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, जनवरी 1 पहले रिकॉर्ड होगा, देन जनवरी 2, देन जनवरी 3, देन इस सीक्वेंस में रिकॉर्ड होगा, डेट वाइज रिकॉर्ड होगा। एंड इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना, जिसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं विथ डिटेल्स ऑफ। और इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इनको हम दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। सर क्यों बांटते हैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, एंड द अमाउंट इन, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखो नॉर्मली कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, से एग्जांपल मान लो दिया है, गुड सोल्ड ऑन कैश 10,000। तो यहां पर हमारे पास एक तो देखो कैश आया, क्यों आया, सेल्स के कारण आया, तो एक को हम क्रेडिट करने वाले। सर ये कैसे करेंगे, कैसे, आपको पता चला, सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, फिलहाल जस्ट मेरे साथ बने रहो। और दूसरे को एक को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। और सेम अमाउंट, ये जो सेम अमाउंट है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि हम यहां पर ईच ट्रांजेक्शन का क्या रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट भी, और हर ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं क्रेडिट। क्लियर? यस सर। सो हमने क्या डिस्कस किया, अब देखो ट्रांजेक्शन्स पढ़ने से पहले एक बात याद रखना कि यहां पर हमने इसके पहले जो अपना चैप्टर था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह, वो हमने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, याद होगा, जिसका नाम था डुअल कॉन्सेप्ट, है ना। और एक और टॉपिक डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम, याद होगा आप लोगों को। वो क्या बोलता कि हर ट्रांजेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, हर ट्रांजेक्शन को हम दो पार्ट में, दो भाग में डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं। एंड इसका नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। एंड डबल एंट्री सिस्टम किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, विच स्टेट कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। वो जो एस्पेक्ट हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें एक एस्पेक्ट को हम डेबिट लिखते हैं, एक एस्पेक्ट को क्रेडिट लिखते हैं। अब सर ऐसा क्यों करते हैं, देखो एक एग्जांपल देख लो, जो तुमने इक्वेशन में पढ़ा होगा। मान लो दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब मुझे बताओ, हमने स्टेप सारा सीखे थे, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो सर एक कैश इन्वॉल्व है और एक बैंक इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट दिया है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, सर इसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है। अब देखो यहां भी कैश और बैंक इन्वॉल्व है, यहां भी कैश और बैंक इन्वॉल्व है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम मतलब एज एन अकाउंटेंट तो चलो हमें वाउचर है देख के पता कर लेंगे, लेकिन जो आउटसाइडर है, बिकॉज अकाउंट्स बहुत सारे बाहर वाले भी यूज करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा कैश गया है हमारे पास और कौन सा कैश आया है, कौन सा पैसा हमने जमा किया, ये बैंक बैलेंस बढ़ा है घटा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। इससे हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये जाने वाला है, ये पैसा हमारे पास से गया है या ये पैसा हमारे पास आया है। अगर कोई एसेट है, अगर हमारे पास आया तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, गया है तो हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे इसके रूल्स हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। आई होप क्लियर कि डेबिट और क्रेडिट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ये हम आराम से पता कर पाए कि कौन सा पैसा या कौन सा चीज, ये ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, किस लिए ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, सो इसमें एक बहुत सारा हम अगर प्यार से करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, तो गलतियां की चांसेस कम हो जाएंगी। स्टार्टिंग में सारे स्टेप्स आपको कॉपी में लिख के करने हैं, कुछ बार प्रैक्टिस के बाद सारे स्टेप्स आपके माइंड में चलने लगेंगे।
हाँ, ये सारे स्टेप्स एग्जामिनर चेक नहीं करता, एग्जामिनर आपके जर्नल चेक करता है। सो ये स्टेप के साथ करो तो ट्रांजेक्शन इजी होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और मजा आएगा नंबर्स करने में। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सेकेंड स्टेप हम क्या करने वाले हैं, दो एस्पेक्ट या दो अकाउंट इन्वॉल्व छांटने वाले हैं, उनके बाद उस अकाउंट का नेचर जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि वो एसेट है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, ये सारी क्या है वो पता करेंगे। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, ये जानेंगे। बट उस एस्पेक्ट पे इंपैक्ट क्या हुआ, वो बढ़ा है घटा है, ये चेक करेंगे। देन डेबिट क्रेडिट पता करेंगे रूल्स लगा के, उसके बाद उसके हम पोस्टिंग कर देंगे और नरेशन लिखेंगे। तो दीज आर द 6 स्टेप्स जहां से हमको जर्नल करने हैं। ओके, सो नंबर 1 स्टेप में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टेप में आए, देखो हमने जब इक्वेशन किया ना, तो जब हमने गुड्स परचेस किया हमने क्या माना कि सर कैश हमारे पास से गया है और स्टॉक आया है, यानी हमने परचेज को ना स्टॉक लिखा। सिमिलरली सेल को भी स्टॉक लिखा है ना, इक्वेशन में ऐसा हमने लिखा, स्टॉक परचेज हो, सेल हो, रिटर्न हो, तो हर बार हम स्टॉक वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन जर्नल करते वक्त स्टॉक स्टॉक के कई नाम हो जाएंगे। जैसे देखो, अगर चावल है, दाल के साथ मिला दो तो हम खिचड़ी बोलते हैं, है ना, दूध के साथ मिला दो तो खीर बन जाता है। वैसे ये जो स्टॉक है ना, डिपेंड करता है कि हुआ क्या। अब इसके नामकरण हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो नामकरण क्या क्या होगा, अगर हमने सामान को सेल किया है, सामान बेचा, याद रखना सामान मतलब गुड्स, अगर गुड्स के अलावा कुछ चीज सेल किया तो उसको हम सेल नहीं बोलेंगे, स्टॉक का यहां नाम हो जाएगा सेल, अगर हमने सामान बेचा है तो। अगर हमने सामान रिटर्न आया उसको हम स्टॉक की जगह सेल्स रिटर्न लिखेंगे। अगर हमने सामान खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, तो उसको हम स्टॉक ना लिख के अब स्टॉक का नामकरण क्या हो जाएगा, परचेज है स्टॉक ही, बस नाम अलग अलग है, परचेज हो जाएगा। अगर हमने सामान वापस कर दिया सप्लायर को, उसको हम परचेज रिटर्न बोलने वाले। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। ओके, अब आते हैं वापस स्टेप में। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं, याद करो हमने डिस्कस किया था जो ट्रांजेक्शन है ना, इसके हमने टाइप डिस्कस किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो देख लेना। और हमने अगर मेनली देखा जाए तो वैसे तो मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि ट्रांजेक्शन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एंटिटी इन्वॉल्व, कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्सटर्नल इंटरनल था। सेकेंड था अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सेटलमेंट, कैश और क्रेडिट। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, दूसरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन और तीसरे इंटरनल ट्रांजेक्शन। इन्हीं दोनों को हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं। अब कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है सर, देखो वो सारे ट्रांजेक्शन जिसमें इमीडिएट कैश पेमेंट होगा, चाहे वो इमीडिएट पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कैश करेंसी हो, इन बाय चेक हो, पर किसी भी बोर्ड में हो, अगर लायबिलिटीज उसी वक्त पेमेंट हो जाए, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए, हम उसको बोलेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर सामने वाला प्रॉमिस करता है फ्यूचर में पेमेंट करने का, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे गुड्स लॉस बाय फायर, डेप्रिसिएशन चार्ज, बैड डेट रिटर्न ऑफ, यहाँ पर एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है, कैश का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन। सर ये आइडेंटिफाई क्यों करेंगे, देखो अगर कैश ट्रांजेक्शन है ना, तो तुम्हारा दो जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक अकाउंट तो कैश ही हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो कैश की जगह हम उस पार्टी को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश को डेबिट करते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा ट्रांजेक्शन है। जैसे मान लो दिया है गुड्स सोल्ड ऑन कैश, तो पहले मुझे बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन है। सर यहाँ तो ऑलरेडी कैश वर्ड मेंशन है ना, तो ये कैश ट्रांजेक्शन। इसके मैंने कुछ रूल्स करा रखे क्लास में। नेक्स्ट दिया है पेड सैलरी, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, सर ये कैश ट्रांजेक्शन। क्यों, पेड रिसीवर देने से हम कैश मानते हैं। नेक्स्ट दिया है परचेज फ्रॉम राम, देखो इस ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम है और कहीं भी कैश और चेक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों, पार्टी का नाम है, कैश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मान लो इसकी जगह दिया होता ऐसा, परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश, तो कैश वर्ड आने के कारण इवन तो किसी पार्टी का नाम है, हम इसे कैश ट्रांजेक्शन ही मान। नेक्स्ट रेंट रिसीव, रिसीव वर्ड दिया है, यानी कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, सर ये कैश ट्रांजेक्शन। चार्ज डेप्रिसिएशन, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कोई भी कैश का मूवमेंट
आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर। स्टेप नंबर 2 फटाफट से चेक करते हैं। अब तुमको आइडेंटिफाई करना कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी वजह से कहां कहां इंपैक्ट है, यानी दो एस्पेक्ट क्या क्या हुए, दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए। याद करो जब मैं तुम्हें डबल एंट्री सिस्टम समझा रहा था तो बताया था कि हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या हुआ और साथ में क्यों हुआ दोनों रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, अगर मान लो मैंने अपने स्टाफ को 10,000 सैलरी पे की तो मेरे पास से कैश गया, एग्रीड, यानी कैश का बैलेंस तो चेंज होना चाहिए, लेकिन रीजन क्या है, रीजन इज सैलरी। तो हम दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कैश और साथ में सैलरी। अगर मैंने मशीन परचेस किया तो मेरे पास कैश गया, लेकिन क्यों गया, मशीन के कारण गया। ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं रिसीविंग एस्पेक्ट क्या है, और हम हर पर्सन एक चीज देता है तो एक चीज लेता भी है। एक को बोलते हैं रिसीविंग एस्पेक्ट, एक को बोलते हैं गिविंग एस्पेक्ट। अगर मैंने सैलरी पे की तो मुझे सर्विसेज मिली और कैश गया। अगर मैंने मशीन परचेस किया तो मशीन का मैं रिसीवर हूं और कैश का गिवर हूं। तो ऐसा भी सोच सकते हो, नहीं दो अकाउंट तो हमेशा ही इन्वॉल्व होगा, इसीलिए हम तो डबल एंट्री भी बोलते हैं। जैसे मान लो गुड सोल्ड ऑन कैश, तो मुझे बताओ फटाफट से दो इंपैक्ट क्या होगा। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो पहला इंपैक्ट तो कैश पे ही होगा, और दूसरा इंपैक्ट देखिए क्या हुआ। अगर हमने सामान बेचा है तो कैश आया, क्यों आया, सेल्स के कारण आया। तो दो एस्पेक्ट क्या हो गए, नंबर 1 ये कैश ट्रांजेक्शन है, और दो एस्पेक्ट कैश और सेल्स हो गए। पेड सैलरी, पहले क्या पता करना है, कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है। दो एस्पेक्ट क्या 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 हो गए, पैसा गया और हम क्या रिसीव कर रहे हैं, सैलरी। परचेज फ्रॉम राम, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो कैश ना लिख के हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्या नाम पार्टी का नाम, राम, तो राम और परचेज। रेंट रिसीव कैश ट्रांजेक्शन है, दोस्त पे क्या क्या हो गया, कैश और रेंट। आई होप समझ में आई बात। यस सर। और कुछ नंबर देखते हैं। मान लो भैया बॉट फ्रॉम हरीश, तो नंबर 1 क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, दो इस पे क्या क्या हो गया, पार्टी का नाम लिखना है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हरीश और परचेज। पेड टू राजन, कैश ट्रांजेक्शन है ना, पार्टी का नाम लेकिन साथ में पेड दिया इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है। तो दो इस पे क्या क्या हुआ, एक तो कैश, और किसको पेमेंट किया हमने, राजन नाम के पर्सन को पेमेंट किया, सॉरी इंटरेस्ट दिया है तो हमने इंटरेस्ट पे किया। पेड टू राम, कैश ट्रांजेक्शन, कैश और राम। कैश डिपोजिट टू बैंक, कैश ट्रांजेक्शन है, दो इस पे क्या क्या हो गया, कहां का इंपैक्ट आया, कैश पे और बैंक पे। आई होप समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट जो हमें जानना है वो ये जानना है कि इसका नेचर, ये जो हम दो एस्पेक्ट छांटे इनका नेचर क्या है, मतलब ये क्लियर में क्या है। जो नेचर है वो इन क्लियर वर्ड से होगा। क्लियर मतलब 5 वर्ड तुमको दिख रहे हैं, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट एंड आर फॉर रेवेन्यू। यानी जितने भी एस्पेक्ट है ना, अगर हम मॉडर्न रूल फॉलो करें तो इन पांचों में से किसी एक में फॉल करेंगे। ठीक है, और इन पांचों के ऊपर हमने बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आई होप कि तुम आराम से उसको इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कि मान लो दिया है हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो नंबर 1 ये कैश ट्रांजेक्शन है ना। दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश हो गया, दूसरा हो गया कैपिटल। अब याद करो कैश एसेट होता है क्लियर के अंदर, और कैपिटल को हम कैपिटल ही लिखने वाले हैं। तो दो अकाउंट या नेचर ऑफ एस्पेक्ट क्या हो गया, एसेट एंड कैपिटल। वैसे ही मान लो दिया है बॉट गुड्स, तो फटाफट मुझे बताओ, पहला तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, किसी पार्टी का नाम नहीं दिया। अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो गया, कैश, और स्टॉक हुआ, स्टॉक का नाम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, परचेज हो गया। नेक्स्ट हो गया कैश एसेट होता है, और परचेज को हम एक्सपेंसेस माने। ओके, नेक्स्ट गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश ट्रांजेक्शन है, दो अकाउंट कैश और सेल्स, क्योंकि हमारे पास पैसा आया, क्यों आया, सेल्स के कारण आया। कैश एसेट है और सेल्स हो गया पैसा आ रहा है यानी कि रेवेन्यू। नेक्स्ट दिया पेड सैलरी, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश और सैलरी। कैश क्या है, एसेट, और सैलरी याद है ना, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट परचेज फ्रॉम राम, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। दो इस पे क्या क्या होंगे, राम और परचेज। राम क्योंकि हमने राम से सामान परचेज किया, यहां ध्यान रखना है, तो फ्यूचर में उसे हमें पैसा दे पे करना है, यानी हमारा क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है, हमें उन पांचों क्लियर वर्ड के अंदर इनको लाना है। तो क्रेडिटर क्या होता है, एक तरह का लायबिलिटीज होता है, और परचेज एक्सपेंसेस है ही। ठीक है, चार्ज डेप्रिसिएशन, ये एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है। दो अकाउंट क्या क्या होंगे, तो एक तो देखो डेप्रिसिएशन होंगे, और साथ में क्या चीज डेप्रिशिएट हुआ, तो फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ। दो एस्पेक्ट क्या क्या हो गए, डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, और फर्नीचर इज योर एसेट। सो अभी तक हमने क्या क्या देखो डिस्कस किया। नंबर 1 स्टेप में ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिए। नंबर 2 स्टेप में हमने दो एस्पेक्ट पता किए। नंबर 3 स्टेप में हमने 3
उनके नेचर पता किए। अब हम देखेंगे उनका इंपैक्ट क्या हुआ, उस एस्पेक्ट अकाउंट का इंपैक्ट हुआ, बढ़ा या घटा। जैसे अगर मान लो क्या है, वॉच अ कार, तो देखो पहला तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो, दो एस्पेक्ट क्या क्या होंगे, कैश और कार। और कैश हमारे लिए एसेट है, कार भी एसेट है। तो हमारे पास कुछ तो गया होगा, कुछ तो आया होगा। हम किस चीज के गिवर हैं, कैश का बैलेंस हमारे पास से कम होगा, पैसा गया होगा, और कार का बैलेंस बढ़ेगा। यस, तो ये दो चीजें इस स्टेप में हमको पता करनी है, जिनको हम बोलेंगे इंपैक्ट। जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट विद कैश, हमने डिस्कस करा कैश ट्रांजेक्शन है, दो उसमें कैश और कैपिटल होगा, कैश एसेट है, कैपिटल कैपिटल ही है। अब देखो अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए, तो हम तो बिजनेस है, अकाउंट्स करते हुए अपने आप को बिजनेस मानते हैं, तो कैश का बैलेंस हमारा बढ़ेगा, और साथ ही साथ कैपिटल नाम का लायबिलिटीज भी बढ़ा, यानी कैपिटल भी बढ़ गया। तो ये दो इफेक्ट हमने पता किए। नेक्स्ट है मान लो बॉट गुड्स, तो पहला तो कैश ट्रांजेक्शन, दो एस्पेक्ट वही, कैश परचेज, कैश एसेट, और परचेज एक्सपेंस। अब बताओ अगर हम सामान परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा या तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास आएगा, आंसर है जाएगा, यानी कैश का बैलेंस कम होगा, और साथ ही साथ परचेज नाम एक्सपेंसेस बढ़ेगा। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम राम, तो राम और परचेज, राम याद करो लायबिलिटीज था, और परचेज एक्सपेंस है। तो राम नाम की लायबिलिटीज हमको बढ़ गई हमारी, क्यों, हमें फ्यूचर राम को पेमेंट करना है, और परचेज नाम एक्सपेंसेस भी बढ़ गया, है ना। यस सर। मान लो दिया है पेड सैलरी, तो कैश ट्रांजेक्शन, कैश और सैलरी, कैश एसेट है, सैलरी एक्सपेंस है, कैश पे कर रहे हो, पैसा जा रहा है, उसका बैलेंस कम होगा, और सैलरी नाम का एक्सपेंसेस बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज किए, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, दो एस्पेक्ट थे, इंटरनल ट्रांजेक्शन था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है और कैश एसेट है। डेप्रिसिएशन नाम का एसेट, सॉरी एक्सपेंस बढ़ेगा, और डेप्रिसिएशन के कारण हमारा फर्नीचर का वैल्यू कम होगा, है ना। तो ये हमें पता करना था इस एस्पेक्ट में। अब फटाक से आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द डेबिट एंड क्रेडिट रूल कैसे पता करेंगे। देखो डेबिट और क्रेडिट रूल पता करना बहुत आसान है, इसके दो अप्रोच हैं, एक को हम बोलते हैं डेबिट अप्रोच, और एक को बोलते हैं क्रेडिट, सॉरी, एक को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होता है। अभी कुछ देर पहले मैं तुमको एक्सप्लेन किया मैंने कि डेबिट साइड और डेबिट और क्रेडिट करना जरूरी क्यों है। तो पूरे ट्रांजेक्शन्स को हम दो भाग में बांट कर रिकॉर्ड करने वाले हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट वर्ड कहां से आया, तो एक इटालियन वर्ड है डेबिटो, जहां से ये डेराइव हो रखा है। डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई आइटम डेबिट है तो इसे हम उस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट, ये इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आ रखा है, जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, इसको हम सीआर लिखते हैं। अगर कोई अकाउंट क्रेडिटेड है तो उसे हम राइट साइड पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं। अब आते हैं रूल्स। तो नंबर वन मैंने बताया, इसके दो अप्रोच हैं, एक को हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच और एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल। याद रखना गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल के नाम से ज्यादा मशहूर है, और इसको एग्जाम में बहुत बार पूछता है, गोल्डन रूल लिखो, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच को हम और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। हम दोनों अप्रोच करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम मॉडर्न अप्रोच करेंगे, मुझे मालूम है तुम सब मॉडर्न हो ना, और बाद में हम थोड़ा अपने टाइप के लोग नंबर्स भी कर लेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर लेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, इस अप्रोच के अंदर हम पूरे अकाउंट्स को पांच भाग में, पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। याद रखना ये जो एसेट एक्सपेंसेस है ना, ये जनरली डेबिट होते हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट, और जो ये तीनों होते हैं ना, ये क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। कौन से, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू जनरली क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, जनरली बोल रहा हूं, ठीक है, और ये दोनों डेबिट बैलेंस शो करते हैं। अब कैपिटल सर, कैपिटल मतलब कैपिटल में क्या क्या आएगा, जो कैपिटल आएगा, ड्रॉइंग्स आएंगे। लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल सर, जैसे क्रेडिटर हो गए, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बिल्स पेबल हो गया। सर एक्सपेंसेस एग्जांपल, सैलरी, परचेज, वेजेस, bad debts, rent. Sir, as example, building, debtors, furniture, cash, stock, revenue, sales.
डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप समझ में आ गई ये पांचों चीजें। ओके, सो इसका बेसिक रूल क्या है? सबसे पहले आते हैं कैपिटल में, ठीक है। एक का तुम्हें रूल याद करना, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। किसी भी कारण से अगर कैपिटल डिक्रीज होगा, ध्यान सुनना है, किसी भी कारण से अगर कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। अब डिक्रीज क्यों होगा? ओनर ने पैसे विड्रॉ कर लिए तो डिक्रीज होगा। ऐसे कई भी किसी भी कारण से अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करना है, और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। सिमिलरली लायबिलिटी जस्ट लाइक कैपिटल, डिक्रीज हो रहा है डेबिट, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट। एक्सपेंसेस अपोजिट, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। एसेट जस्ट लाइक एक्सपेंसेस, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। रेवेन्यू जस्ट लाइक कैपिटल, बढ़ेगा डेबिट, बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। ओके, इनको शॉर्ट में तुम ऐसा कर सकते हो, एक एसेट का याद कर लो, उसके जैसा एक्सपेंसेस होगा, और बाकी तीनों कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू उसके अपोजिट होंगे। एसेट क्या होता है? बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू अपोजिट। अब देखो हम जर्नल जो लिखेंगे उसका एक फॉर्मेट है, एक प्रोफॉर्मा है, उसी प्रोफॉर्मा हम लिखेंगे। पहले को बोलते हैं, जैसे देखो पहले ऐसे ही एंट्री हम पास करने वाले, ठीक है। अब देखो तुम पहला कॉलम जो देख रहे हो दैट्स कॉल्ड डेट कॉलम। इसमें हम डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस लिखते हैं। अगर एग्जाम में हमको ईयर दे दिया, जैसे मान लो 2022 जनवरी 1 या मई 1 दे दिया, तो एक बार यहां 2022 लिखना और बार बार मंथ को रिपीट करना है, ठीक है। तो पहले कॉलम में क्या लिखना है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस। दूसरे कॉलम लिखना है उस ट्रांजेक्शन का डिटेल डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करके। कैसे लिखोगे इसमें? डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करके। तीसरा जो कॉलम है दैट्स कॉल्ड सेम अमाउंट को हमें डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में, याद रखना, डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट के सामने ये है क्रेडिट कॉलम, ये है डेबिट कॉलम, उसके सामने। लिखते वक्त डेबिट को हम डेबिट में लिखेंगे, उसमें हम डीआर लिख देंगे। क्रेडिट को हमें क्रेडिट नहीं लिखना, एक थोड़ा सा स्पेस देने के बाद, याद देखो यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस देने के बाद टू लगाएंगे, टू मतलब ही क्रेडिट, ठीक है। और बीच में एक है एलएफ, ये हमारे शादी में आए हुए फूफा जी हैं, होना जरूरी है, किसी काम के नहीं है, जस्ट दो। एक एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। जनरली कैश अकाउंट लेजर में जो हम आगे चल के पढ़ने वाले, कौन से पेज नंबर में ये कैश का लेजर अकाउंट खुला है वो यहां लिखा रहता है। हमारे एकेडमी लेवल में जनरली ये खाली रहता है, बहुत सा नंबर तो मालूम ही है। अब मान लो दिया है व्हेन ओनर इन्वेस्ट। अब देखो हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए। नंबर 1 स्टेप याद है ना? फटाफट जल्दी से रिकॉल करते हैं। नंबर 1 स्टेप था, बताओ फटाफट, पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। सेकंड स्टेप क्या था? दो एस्पेक्ट पता किया हमने। थर्ड स्टेप क्या था? उन एस्पेक्ट का नेचर पता किया। फोर्थ स्टेप क्या था? हमने उस नेचर के ऊपर, उस एस्पेक्ट के ऊपर इंपैक्ट स्टडी किया कि वो बढ़ा है या घटा है। और पांचवें स्टेप में हमने डेबिट और क्रेडिट पता किया, उसके रूल्स पढ़े, है ना। सो फटाफट आ जाते हैं, कुछ नंबर्स करके देखते हैं। मान लो ऐसा दिया है कैश स्टार्टेड विद बिजनेस, तो वो जल्दी बताओ। पहला तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या होगा? कैश और कैपिटल। कैश एसेट है, कैपिटल लिखने वाले हैं। कैश क्या हुआ? बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस में पैसा आया। कैपिटल नाम का लायबिलिटी भी बढ़ेगा। अब याद करो, एसेट बढ़ने से हम क्या करते हैं? डेबिट। और कैपिटल घटने से क्या, कैपिटल बढ़ने से क्या करते हैं? क्रेडिट। यानी एंट्री क्या हो गई? हम एंट्री हो गई, कैश को डेबिट लिखने वाले हैं, कैपिटल को क्रेडिट लिखने वाले हैं, कुछ इस तरह लिखा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो जनरली बिंग से स्टार्ट होगा। बिंग लगाओ तब भी अच्छी बात है, नहीं लगाओ तब भी अच्छी बात है। बिंग बिजनेस स्टार्ट, इसको हम बोलते हैं नरेशन। सर ये क्या होता है, क्यों लिखते हैं? देखो, अकाउंटेंट तो हर अकाउंट चेक करेगा नहीं, बाकी भी यूजर्स अकाउंट को चेक करते हैं, तो उनको कैसे पता कि ये जो तुमने एंट्री पास की है क्यों पास की है? तो हम शॉर्ट में उसका एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ अबव एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। सर लिखने कोई रूल है? आंसर है नहीं। तुम अमाउंट जनरली हम नहीं लिखते, डेट जनरली नहीं लिखते, क्वेश्चंस को उतार सकते।
एक और देखते हैं, सेम है। अगर मान लो ओनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, तो देखो पहला तो कैश ट्रांजेक्शन है, दो एस्पेक्ट क्या के इन्वॉल्व हुए, कैश और ड्रॉइंग्स, याद है ना, पैसा विड्रॉ से ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर हमने पैसा विड्रॉ किया तो बिजनेस से पैसा, पहले तो कैश एसेट है और ड्रॉइंग कैपिटल है, इसे तुम ऐसे भी मान सकते हो बट कैपिटल मान लेते हैं। इफेक्ट क्या हुआ, पैसा गया और कैपिटल भी घट गया, पैसा भी घटा और कैपिटल भी घटा। याद करो, एसेट घटने से क्रेडिट होता और कैपिटल घटने से डेबिट होता। तो एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, अलग नाम से हम इसको पुराने वाले हैं। मान लो हमने सामान परचेस किया, अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या हो गया, परचेज और कैश। परचेज एक्सपेंस है, कैश एसेट है, कैश का बैलेंस घटेगा और एक्सपेंस, परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा। याद है ना, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होता है और कैश भी एसेट है, घटने से क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, नरेशन नहीं लिखा, तुमको नरेशन लिखा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या क्या होगा, पहले चेक करो कौन सा ट्रांजेक्शन है, सर कैश ट्रांजेक्शन है, दो इस पे कैश और सेल्स हो गए। कैश एसेट है, सेल्स इज रेवेन्यू। कैश नाम का एसेट बढ़ेगा और सेल्स नाम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। याद है, कैश बढ़ने से डेबिट और रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू। अगर मान लो हमने सामान परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे, कैश क्या लिखने वाले थे, उस पार्टी का नाम। तो मान लो हमने परचेज किया से मोहन से, तो मोहन जो कि क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, और परचेज एक्सपेंस है, परचेज भी बढ़ा और मोहन नाम का लाइबिलिटीज भी बढ़ा। मोहन को हम क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। अब देखो यहां पर मैंने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, लिखना चाहते हो तो मोहन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख सकते हैं, या किसी आदमी के नाम के बाद अकाउंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज जर्नल। आई होप बेसिक ऑफ जर्नल क्लियर हुआ। अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक जर्नल के ऊपर ही, कुछ नए और इंटरेस्टिंग स्पेशल ट्रांजेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और रिमेंबर, अगर बनना है बेहतरीन, follow Navi. See you in next class. Till then, take care. Bye.